लेट स्टार्ट, है ना। ये 1 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो आसान होंगे वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। डेरिवेशन एक भी नहीं कराऊंगा, और जो डेरिवेशन आपको नहीं आती वही कराऊंगा, ठीक है। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ वेवफ्रंट एम विल एमर्ज। पॉइंट सोर्स से किस तरह का वेवफ्रंट निकलता है? स्पेरिकल, ठीक है। और डिस्टेंस लाइट सोर्स से प्लेन। बहुत बढ़िया, शाबाश। A light waves enter from air to glass. How will the following be affected? अगर आपकी लाइट वेव जो है वो एयर से ग्लास के अंदर जा रही है तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। तो क्या होगा? एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। हाँ, अगला कह रहा है व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, एक्सप्लेन। क्योंकि हम जानते हैं भैया कि लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? लैम्डा एफ होती है। क्या होती है? और हम जानते हैं कि अगर आपकी वेवलेंथ कम होगी है तो उससे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा? वेवलेंथ आ रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है आपकी। समझ में बात नहीं? आगे बढ़ते हैं भैया। व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑन द अर्थ इज सनलाइट। अब देखिए, सॉरी, सन से आता हुआ अर्थ की तरफ जो वेव फ्रंट होता है किस शेप का होता है? प्लेन वेव फ्रंट होता है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए सन बहुत डिस्टेंट सोर्स है और अर्थ ही है, तो होता तो वो स्पेरिकल ही है, लेकिन जो अर्थ के हिस्से में आता है वो क्या होता है? स्फीयर का बहुत छोटा पार्ट। और स्फीयर का बहुत छोटा पार्ट कैसा होता है? प्लेन होता है। बता रखा है ना मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात है भैया 6 से 8 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, ठीक है। व्हाट इज अ वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या होता है? एक ऐसा लाइन, एक ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट जहां पर हर पॉइंट का फेस क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। फेस का मतलब समझ रहे हो ना? अगर एक पार्टिकल मैक्सिमम पे है तो सब मैक्सिमम पे होंगे, एक मिनिमम पर है तो क्या होगा? सब मिनिमम पर होंगे। कैन टू वेव फ्रंट क्रॉस ईच अदर? गिव रीजन फॉर योर आंसर। दो वेव फ्रंट क्या कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? नहीं। दो डिफरेंट वेव, एक वेव फ्रंट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हर वेव फ्रंट के पार्टिकल का फेस क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट व्हेन प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन। तो आपको याद है प्रिज्म में, प्रिज्म के केस में आपका प्लेन वेव फ्रंट टिल्ट हो जाता है, याद नहीं? याद है? क्यों? क्योंकि इस वाले पार्ट को ज्यादा डेंसर मीडियम कवर करना पड़ता है, इसलिए क्या होता है? ये वाला पार्टिकल पीछे जाता है, और ये वाले पार्टिकल को रेयर मीडियम कवर करना होता है, तो उतने टाइम में क्या होता है? काफी आगे निकल जाता है। तो जो पहले प्लेन था वो क्या होता है? टिल्ट हो जाता है। रीजन बताया था मैंने आपको याद होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं भैया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से पास होने वाले वेव फ्रंट की शेप कैसी होती है? तो भैया आपको याद होगा ये कॉन्वेक्स है, ये प्लेन वेव फ्रंट आया था, ठीक है। कॉनकेव बना दिया, कॉनकेव समझ जाओ, ठीक है। कॉन्वेक्स ऐसे हुआ, ये ऐसा, ये प्लेन वेव फ्रंट है। अरे यार, ठीक है। 1 2 3। अगर हम 1 और 2 को देखें तो उनको अभी कुछ डिस्टेंस कवर करना है ना। लेकिन जो बीच वाला है वो आगे रिफ्लेक्ट होगा, तो ये बीच वाला इधर आएगा, तो 1 और 2 क्या होंगे? आगे जाएंगे, है ना। इसी वजह से अब जब देखो, जब 2 वाला अब यहां पर आ जाएगा तो 1 इधर मिलेगा आपको, 2 इधर मिलेगा, और वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। अब वो आपको कंस्ट्रक्शन बतानी है, आपको कंस्ट्रक्शन कर लेना, ठीक है। यूज हाइगन प्रिंसिपल टू शो द प्रोपोगेशन ऑफ वेव प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, हैंस फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इन द टू मीडियम। कह रहा भैया हाइगन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, शो करो कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम जो होता है, ठीक है। वही मतलब आपको पता कौन सी क्या करना है। अब इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए, देखिए तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अगर आप पहली बार कर रहे हो। इसमें क्वेश्चन में पूछ कर रहा है, इसमें पूछ रहा भी है कि आपका एक वेव फ्रंट है जो कहां रहा है? डेंसर से कहां रहा है? रेयर और मीडियम में आ रहा है। रेयर में कहा होगा तो आपको याद है वो वाला वो मैंने आपको बताया था क्या? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव थ्योरी बाय हाइगन प्रिंसिपल। याद है नहीं याद है? रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, जिसमें मैंने आपको साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू में C1 अपॉन में C2 यही तो किया था। C1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, या स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इन फर्स्ट मीडियम। और C2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, या स्पीड ऑफ वेव फ्रंट इन सेकंड मीडियम। कराया था नहीं कराया था? चलो आगे बढ़ते हैं। कराना पड़ेगा ना, हो रखा है इसको, कई बार कर रखा है मैंने। हाँ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है। चलो
नौवा देखिए, हाउ इज वेव फ्रंट डिफाइन। वेव फ्रंट को डिफाइन कर दो भैया। आपको पता है वेव फ्रंट क्या होता है? एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ, एक लाइन ऐसी होती है जहां के हर पार्टिकल का फेस क्या होता है? सेम होता है। आइडेंटिकल क्वेश्चन है। यूजिंग द हाइडन कंस्ट्रक्ट एंड a figure showing the propagation of plane wavefront reflecting in at the interface of two medium shows that the angle of incidence is equal to the angle of, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो वही है वेव थ्योरी बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। वही प्रूफ करना है आपको इसमें, है ना। रिफ्लेक्शन प्रूफ करना आपको, आपको यह प्रूफ करना कि एंगल आई इक्वल्स टू में एंगल आर, ये प्रूफ करना तो हो जाएगा। कराना तो नहीं पड़ेगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। उसके बाद क्या कह रहा है? ड्रॉ वेव फ्रंट कोरस्पॉन्डिंग टू पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए आपको एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पे बन रहा है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कैसा वेव फ्रंट बनता है? प्लेन। कैसा बनता है? देखो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है ना, और आप चाहते हो कि वेव फ्रंट बने ए बी। कैसा? ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। बैठे आराम से आके, ज्यादा नंबर बना, गणितज्ञ बना दूं तुम्हें जल्दी आ, इधर आया। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम में कैसा वेव फ्रंट होता है? ये कन्वर्जिंग बीम है ना, तो वेव फ्रंट कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा। कैसा होगा? खैर ऐसा होता है ना, याद है, इस तरीके, ठीक है। और डाइवर्जिंग बीम में याद है, ये डाइवर्जिंग बीम है, वेव फ्रंट कैसा होगा? इसे कहते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, याद है? ठीक है, इसको सारा कुछ आता होगा लेकिन ये फिर भी जा रहा है वहां पे। अब मुझे पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा चुप हो जा, बैठे वरना बहुत मारो दिए ध्यान रखियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है प्लेन वेव फ्रंट ऑफ विड्थ कितनी है? एक्स है। एक प्लेन वेव फ्रंट है जिसकी चौड़ाई कितनी है? एक्स है। इज इंसिडेंट ऑन अ एयर वाटर इंटरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हैज अ विड्थ ऑफ जेड एज शोन इन द फिगर। एक्सप्रेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होगा? हिम्मत है तो करके दिखाओ कॉपी में। कर 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 कर। आपको ये जो डायमेंशन दे रखे हैं उसके आधार पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, ये वाला। हाँ हाँ अच्छा 11वां 11वां ट्राई करके दिखाई पड़ी भैया, मान जाऊंगा कर लोगे। और बहुत आसान क्वेश्चन, नॉर्मल आपको पता है लाइट एक से दूसरे मीडियम में यानी कहा जा रही है पहले एयर से वाटर के अंदर, तो ये क्या होता है? साइन आई अपॉन में साइन आर होता है, यही होता है ना बेटा। साइन आई क्या यहाँ पे? परपेंडिकुलर तो आपका ये हो गया, और बेस क्या, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया आपका? ए बी हो गया। तो परपेंडिकुलर लिखो आपका वाई, और बेस क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर वाई हो गया ना, हाँ ठीक है। और बेस क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर एक्स होगा। अब एंगल के सामने, अब ये बेस होगा ना जिसपे वो बनता है, और परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर वाई हो गया है ना, परपेंडिकुलर वाई हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया आपका? ए बी हो गया है ना। और अगर बेस देखो तो भैया आर देखो, परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा आपका? परपेंडिकुलर क्या हो गया? डब्ल्यू, और बेस क्या हो गया? ए बी, कैंसिल हो गया है ना। वाई अपॉन में डब्ल्यू आ रहा है, ये तो वाटर का निकालना, हमको एयर का निकालना, उल्टा कर दो इसको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दो, ठीक है। ठीक है, ऐसे करना है। अब इतना आसान क्वेश्चन था, कंफ्यूजन होगी ना थोड़ी सी? हो गया था, चुप है। फिर क्या कह रहे हैं? स्ट्रेट हाइगन प्रिंसिपल एंड हाइगन प्रिंसिपल, ठीक है। वेव थ्योरी केस द वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट एंड लीनियर सोर्स, ये तो याद होगा। पॉइंट सोर्स से निकलता हुआ वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। और लीनियर सोर्स से निकलता हुआ कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। क्या होगा? ट्यूबलाइट याद है ना, लीनियर सोर्स अगर, कुछ नहीं बनाना, देखिए लीनियर सोर्स है लाइट का, ठीक है। तो मुझे पता है कि भैया अगर, और जब भी आप वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे ना तो होमोजीनियस मीडियम में करना, मतलब हर जगह से मीडियम क्या है? सेम है। तो टी टाइम में यहाँ पे, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ऐसे इस तरीके से ये वो पार्टिकल्स है जिनका फेस क्या होगा?
सेम होगा, इन सारे पार्टिकल का फेस, इन सारे पार्टिकल का फेस सेम होगा, तो चारों ओर होगा ऐसा, तो क्या बन जाएगा? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, हाँ एसिडो कंडक्टर, ठीक है। फिर क्या करें? हाँ, ये है आपका लीनियर सोर्स वाला हो गया, ठीक है। डिफाइन वेवफ्रंट पता ना, 100 बार बोल के इसे दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। हाँ हाँ, तो हो गया ना, समझिए, आगे बढ़ू बेटा। लेकिन पता क्या, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, अब मैं, मेरा टारगेट है कि सुबह मैं पूरा वेव का क्वेश्चन करा दूं, शाम को मैं रे के सारे करा दूं। ऐसे ही 5 दिन बचे हैं, 5 है तो 6-7 दिन है, लेकिन 5 दिन तक मैं पढ़ाऊंगा और 5 दिन में हर चैप्टर के मेन मेन क्वेश्चन करा दूंगा। ये सारे एनसीईआरटी, सारे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे तुम्हारे, और इससे प्रैक्टिस भी होगी, तुम्हें सब चीज याद भी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट द हाइगन प्रिंसिपल यूजिंग द ड्रॉ, ये सब नहीं कराना भैया, आगे बढ़ो, ठीक है। स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना है, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, आता नहीं आता? स्नेल्स लॉ, वही वेव फ्रंट इंसिडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When monochromatic light travels from rarer to denser medium, explain following give reason, ठीक है भैया। जब आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ध्यान रखना, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है जिसके अंदर एक कलर हो, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो, ठीक है। कहां ट्रेवल कर रही है? रेयर से डेंसर मीडियम में। एक्सप्लेन फॉलोइंग एंड गिव द रीजन। इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव सेम? क्या कह रहा भैया, जो रिफ्लेक्टेड वेव है, बीम है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव, मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दो बीम है, ठीक है, क्या उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी एज इंसिडेंट लाइट? नहीं, रिफ्लेक्टेड वाले की क्या होगी? सेम होगी, रिफ्रैक्टेड वाले की क्या होगी? अलग हो जाएगी। सुन लीजिए रीजन, क्योंकि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होता है जिस मीडियम में इंसिडेंट लाइट आ रही है, और मीडियम नहीं चेंज होता तो लाइट की, और ये तो फ्रीक्वेंसी बोला ना, फ्रीक्वेंसी तो सभी सेम होगी, मैं वेवलेंथ की बात कर रहा था, ठीक है। वेवलेंथ में क्या होगा? वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ में क्या होगा कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों की वेवलेंथ क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि मीडियम सेम है। लेकिन रिफ्रैक्टेड लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? जो डेंसर मीडियम में गई है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। लाइट की स्पीड भी क्या होगी? कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियम की। दस द डिक्रीज इन स्पीड इंप्लाइज द रिडक्शन ऑफ एनर्जी, क्या इस बार? नहीं, स्पीड का कम होना लाइट की एनर्जी का रिडक्शन नहीं होता, समझ गया भैया। तो ध्यान रखना कि लाइट की एनर्जी डिपेंड करती है भैया, अगर मैं वेव की बात करूं तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे, और ड्युअलिटी, पार्टिकल की ड्युअलिटी पे, पार्टिकल नेचर की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना ही एम्पलीट्यूड और ना ही फ्रीक्वेंसी। मीडियम चेंज होने पे चेंज होता है, इसका मतलब वेव की एनर्जी रिमेन क्या होती है? कांस्टेंट होती है किसी मीडियम में भी, समझ गए। एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होता। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो आंसर आ गया ना, आंसर भी है इसमें, देखना भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने इसलिए भेजा आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन काफी सारे आउट ऑफ सिलेबस भी है, क्योंकि आपका पोलराइजेशन हो गया आपका, और क्या कहते हैं, काफी सारे एंगुलर डिस्पर्सन वगैरह सब आउट ऑफ सिलेबस है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 पे, ठीक है। क्या कह रहा है? इज एस इज द साइज ऑफ सोर्स गिवन गिविंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी सेपरेशन है, ठीक है, और कैपिटल डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन ऑफ द स्लिट्स। व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर द इंटरफेरेंस फ्रिंज टू बी सीन? क्या क्राइटेरिया होगा इंटरफेरेंस देखने के लिए? क्या कह रहा है, सुन लीजिए। कह रहा है इफ एस इज द साइज ऑफ सोर्स, एस क्या है? सोर्स है, ठीक है। वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा है। तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स कितनी है? स्मॉल डी है, ठीक है। और स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है भैया? कैपिटल डी। व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर इंटरफेरेंस फ्रिंज टू बी सीन? हमें कब इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा? अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, लाइट क्या होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपका जो ये, अगर मैं स्लिट विड्थ की बात करूं, फ्रिंज विड्थ की बात करूं, तो क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। आपको फ्रिंज विड्थ ये जब ही दिखेगा जब आपका लैम्डा क्या होगा? ज्यादा होगा, कैपिटल डी क्या होगा? ज्यादा होगा, और स्मॉल डी क्या होगा? समझ गया भैया? ये आपको तभी तो फ्रिंज दिखेगी। यही क्राइटेरिया पूछ रहे, क्या क्राइटेरिया होगा इस लैम्डा में? क्या लैम्डा क्या होना चाहिए? कैपिटल डी क्या होना चाहिए? स्मॉल, ऑब्वियस सी बात है, ये तो मेन क्राइटेरिया ना। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, ये तो मेन चीज है, तभी तो आपको इंटरफेरेंस दिखेगा। गेट बंद कर दे, तभी तो आपको इंटरफेरेंस दिखेगा, नहीं तो आपको इंटरफेरेंस दिखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
लेकिन अभी जो यहाँ पे दे रखा है तो उसमें आपको ये बताना है कि लैम्डा क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको फ्रिंज विड्थ देखना है, इंटरफेरेंस देखना है। तो वो जब भी दिखेगा जब बीटा दिखेगा, और बीटा कब दिखेगा, जब ये सारी चीजें आपकी क्राइटेरिया में होंगी, ठीक है। फिर आते हैं व्हाई इज द इंटरफेरेंस पैटर्न नॉट डिटेक्टेड व्हेन टू करंट सोर्स आर फार अपार्ट। जब बहुत दूर होंगे, कैपिटल डी बहुत ज्यादा होगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि भैया विड्थ बहुत कम हो जाएगी। क्या होगी, विड्थ बहुत कम हो जाएगी, और जो आपका इंटरफेरेंस जो स्पॉट है वो क्या होगा, पॉइंट साइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और पॉइंट साइज आपको दिखेगा है ही नहीं। समझ गए भैया। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब दो सोर्स एक दूसरे से बहुत दूर आते हैं, यानी कैपिटल डी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपकी क्या होती है भैया, स्लिट विड्थ, और सही स्पॉट की विड्थ जो होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, तो हमें आपको वो दिखाई नहीं देगा, ऑब्जर्व नहीं होगा स्क्रीन पर, ठीक है। फिर आते हैं स्ट्रेट द एसेंशियल कंडीशन फॉर टू लाइट वेव्स टू बी कोहेरेंट। लाइट वेव्स कोहेरेंट है, दो एसेंशियल कंडीशन बताओ क्या होना चाहिए। एक तो भैया क्या होना चाहिए, उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। बताया था ना आपको, दोनों का बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बता पुंडीर। हाँ, फेज लगातार चेंज होगा, और फेज लगातार चेंज होगा तो cos फाइव की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में क्या होगी, वेरी करेगी, और 0 जब वेरी कर रही है तो आपको एवरेज चाहिए, और तो cos की एवरेज वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में क्या होती है, 0 होती है। मतलब इंटरफेरेंस फैक्टर ही क्या हो गया, 0 हो गया। cos फाइव क्या था याद है आपको, इंटरफेरेंस फैक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, a slit S is illuminated by the monochromatic source of light to give two coherent source P1 and P2. These two bright and dark bands are bands on a screen. At a point R on the screen, there is a dark fringe. What is relation must be exist between the length ये मतलब यहां से इसके और इसके बीच में क्या लेंथ होनी चाहिए, इनके और इनके बीच में क्या लेंथ होनी चाहिए, क्या रिलेशन। तो आपको क्या होनी चाहिए, क्या ब्राइट स्पॉट बन रहा है क्या, हाँ नहीं, दिस गिव ब्राइट एंड डार्क बैंड, दोनों पॉसिबिलिटी बता रहा है। एट आर ऑन द स्क्रीन देयर इज अ डार्क, अच्छा डार्क डार्क बोल रहा है, केवल आर पे केवल क्या है, डार्क है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो भैया आपको याद होगा डार्क कब बनता है, जब 2n-1 लैम्डा बाय 2, वेयर n कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, 0 से मत स्टार्ट कर देना क्योंकि माइनस हो जाएगा फिर वो आपका, ठीक है। तो n देखो, यानी P2 माइनस P2 R माइनस P1 R इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, ये तो आपको पता है कि R पर क्या होता है, डार्क, और डार्क बोले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है बेटा, जब ये पाथ डिफरेंस है, ये क्या है, ये क्या है, पाथ डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाय 2 वेयर n इक्वल्स टू में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। समझ गया भैया। अब देखो ये क्वेश्चन है आसान। अब जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, जिसने चीजों को अच्छे से कर रखा है वो कर लेगा, जिसको आता भी रहेगा, लेकिन जो एवरेज बच्चा है जिसने कम प्रैक्टिस की है वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज जाएगा वहां पे। समझ गया, मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू अच्छी बच्ची है पढ़ने में, ठीक है, अपने आप को मत देख, ठीक है। तो इन क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन सारे क्वेश्चनों को करो जो मैं भेज रहा हूं, ठीक है। अब इसमें इतने सारे 90% ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, बस आप लिख नहीं पाओगे। कल देखा वो क्वेश्चन, देखा था तूने डेंसिटी वाला क्वेश्चन जो तेरे को करा था, इतना आसान क्वेश्चन था लेकिन कर नहीं पाए, क्यों, क्योंकि भैया यही है कि प्रैक्टिस नहीं है। तो भैया मैं हर ऐसी ये वाले क्वेश्चंस रोज भेजूंगा अभी टिल 18 तारीख तक। 18 तारीख को शाम को आपके लास्ट क्लास होगी, उसके बाद फिर क्लास नहीं होगी, केवल अगर डाउट पूछना होगा तो फोन पे पूछना, यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन तब तक भैया एकदम अपने आप को गहन अध्ययन में डाल लो। रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फिजिक्स में। अगर आपको आता भी और रिटर्न प्रैक्टिस नहीं आ रही तो आप नहीं कर सकते, पेपर में आपके नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। इसे ध्यान रखना, कोई घमंड में ये ना करे कि भैया मेरे को आता मैं लिखूं ना, समझ गया पुंडीर, क्योंकि तेरी हर बार इसीलिए लेनी देनी पड़ती है। मैथ का ट्यूशन, हाँ फिजिक्स का तो तुझे बेटा, तुझे लगता है कि तेरे को जाना चाहिए तो जा सकती है तू, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर नीड हो तो चली जा, इसे छोड़ करके इतने इंपॉर्टेंट चीजों को, ठीक है। हाँ देखिए कितनी ढीठ है,
How will the intensity of maxima and minima in the YDSC experiment change if one slit is covered by the transparent paper which is transmitted only half of the light of the intensity? पता क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जान दे उसको, जान दे, तुझे तो कोई नीड ही नहीं है, तो यू आर जीनियस ब्रो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना तेरे को जाने देता हूँ। मैं नहीं पढ़ाता ना, मेरा मूड नहीं है तो पढ़ाने का, तो मैं कहता तू चले जा। तूने कर रखा था, तुझे क्या नीड है भाई? मुझे पता, मैं जानता हूँ जितने बैठे होंगे ना उनसे ज्यादा तेरे को आता होगा। ठीक है, तो तुझे क्या नीड है? कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर आप एक स्लिट को कवर कर दोगे एक ट्रांसपेरेंट पेपर से और वो ट्रांसपेरेंट पेपर मात्र आधी लाइट को भेज रहा है, क्या होगा? इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? किसके हाथ? पागल है, दिमाग लगाओ, बताओ। कह रहा है कि भैया दो YDSC में ना, मान लो कह रहा है कि एक स्लिट को हमने क्या किया, कवर कर दिया ट्रांसपेरेंट पेपर से। ठीक है, अब जो यहां से लाइट तो आ रही थी आई, लेकिन यहां से कितनी निकल पा रही है? I/2। यहां पर लाइट आ रही है आई, तो यहां से भी आ रही है आई। कह रहा है जो अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होगा उसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अब कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी क्या होती है भाई? I1 प्लस I2 अंडर रूट है ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगी ना। तो अब अपने को पता है भैया आई की वैल्यू क्या है, इसको I1 मान लो, यहां से जो आ रही लाइट I1 मान लो, इसको I2 मान लो। तो कंस्ट्रक्टिव के यहां पे सारे की वैल्यूज रखोगे तो आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपकी इंटेंसिटी निकल रही है। समझ गए? अब वैसे कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी? तो वैसे अगर मान लीजिए अब आपने ढका नहीं था तो इंटेंसिटी पहले कितनी होनी चाहिए ब्राइट की? ब्राइट की इंटेंसिटी होगी अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई का होल स्क्वायर। बेटा ये क्या हो जाएगा? 4i हो जाएगा ना, इंटेंसिटी 4i थी। अब इससे आप रिलेट करोगे जब आप लिखोगे अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट I/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब आई मैक्स में जो आपने स्लिट को ढक दिया है, तो यहां से जो यहां पे 4 इंटेंसिटी आ रही है, यहां पर कुछ और आएगी, तो आप बोलोगे भैया कि अब ये ब्राइट को नए वाले ब्राइट से डिवाइड करके आपको रिलेशन पता लग जाएगा कि आपकी इंटेंसिटी इतने टाइम्स क्या हो गई है, कम हो चुकी है। अच्छा, डार्क में आपको पता है कि भैया जब दोनों से इंटेंसिटी बराबर आती है, डार्क में क्या होता है? डार्क ही बनता है, पूरा परफेक्ट डार्क बनता है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक की इंटेंसिटी क्या होगी? कम हो गई, तो अब वहां पर इतना डार्क नहीं बनेगा, वहां पर थोड़ा सा ब्राइटनेस होगी। और उस केस में आपको डार्क की बता दूं, डार्क की इंटेंसिटी जो होती है, जब दोनों जगह से इंटेंसिटी बराबर होती है तो भैया डार्क बनता है 0, डार्क इंटेंसिटी नहीं होती, खत्म हो जाती लाइट। लेकिन अगर भैया डार्क में एक को छुपा दो तो भैया फॉर्मूला आपका I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो भैया इसको लिख देना I और इसको लिख देना I/2। तो आपको पता लग जाएगा कि भैया मतलब लाइटनिंग एरिया बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल नहीं है इस बारी। अगर आइडेंटिकल है तो तभी तो 0 आता, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन है काफी ज्यादा, कौन सा भी ये ना, हाँ छठा, अच्छा क्वेश्चन है काफी। फिर क्या कह रहा है? एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, लाइट एडेड टू लाइट कैन बी प्रोड्यूस। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट लाइट एडेड टू लाइट, जब लाइट लाइट से जुड़ती है तो क्या बनाती है? डार्क। इसको एक्सप्लेन करो। तो भैया हम जानते हैं लाइट लाइट ऐड होकर के डार्क जब भी बनता है जब क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। और इंटरफेरेंस जब भी होता है जब लाइट दोनों क्या हो? कोहेरेंट हो। क्या हो? कोहेरेंट हो। और क्या हो रहा है वहां पर? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। ठीक है, दोनों लाइट वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो? कितना हो? 2m-1 λ/2 होना चाहिए। ये एक्सप्लेन हो गया, इसको कर एक्सप्लेन। ये तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको, हो सकता है एक दो चीज ही लिखी हो इसमें से, लेकिन आप सारे लिख दोगे तो वो भी आपका अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कौन सा भैया? हाँ, 8वां क्वेश्चन कह रहा है, 8वां क्वेश्चन लिखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट इन इंटरफेरेंस फ्रिंज इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। कह रहा है इंटरफेरेंस जो होता है ना, इंटरफेरेंस में जो आपका फ्रिंज मिलती है आपको, उसमें आप रेड लाइट की जगह पे क्या लिख दो? ब्लू लाइट लगा दो, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भैया आपको पता है विड्थ क्या होती है बेटा? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, यही होता है। तो भैया आपको पता है विड्थ जो होती है वो कैपिटल डी के क्या होता है? ओ सॉरी, लैम्डा के क्या होता है? लैम्डा के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। बोला हाँ। अब अगर आपको पता है भैया वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मच मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट,
तो वेवलेंथ यानी रेड को रिप्लेस करके अगर आप ब्लू लाइट का इस्तेमाल करोगे तो उसकी वेवलेंथ काफी कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम हो जाएगी तो विड्थ क्या होगी, कम हो जाएगी। अब जो आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा या जो आपको डार्क स्पॉट मिलेगा ब्लू लाइट के केस में, उसकी विड्थ क्या रहेगी, कम रहेगी। विड्थ कम होने से इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इंटेंसिटी क्या होती है, क्योंकि आपकी पता है विड्थ ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा दायरे में फैलेगी, ज्यादा दायरे में फैलेगी तो इंटेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, लेकिन जैसे आपने ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया, विड्थ कम होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सा नोवा, टू स्लिट्स इन YDSC, ठीक है, experiment are illuminated by the two different lamps emitted light same wavelength, will you observe interference pattern, justify your answer। क्या बोल रहा है भैया, कह रहा है कि भैया दो स्लिट्स है, डबल स्लिट्स है, आर इल्यूमिनेटेड बाय तो दो अलग अलग लैंप है, दो अलग अलग लैंप है जो कि सेम वेवलेंथ है। ठीक है, एमिटिंग लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, दोनों लाइट की वेवलेंथ क्या दे रही है, सेम दे रही है। विल यू ऑब्जर्व द लाइट, विल यू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न, क्या आपको इंटरफेरेंस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। नहीं, एक बात इतना ध्यान रखना कि कभी भी दो डिफरेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते, हमेशा ये बात पक्की है कि दो डिफरेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। अब कोहेरेंट नहीं हो सकते इसका रीजन पता क्या है, कि अगर मैं बात करूं किसी भी दो सोर्सेस की, डिफरेंट सोर्सेस की, तो वो बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसी मैं एनर्जी देता हूं तो वहां के एटम्स जो होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं यानी लाइट एमिट करने की कंडीशन में आते हैं, तो कोई पहले ऑर्बिट में आता है, कोई दूसरे में जंप करता है, कोई तीसरे में करता है, अलग अलग फेज में सारे के सब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जंप करते हैं। ठीक है, बहुत सारे आइटम्स हैं, तो इसलिए क्या होता है कि दो डिफरेंट सोर्सेस में एटम के इतने ह्यूज डिफरेंस की वजह से उनमें जो लाइट निकल रही है ना वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती। समझ गए, आइडेंटिकल नहीं हो सकती। सेम सोर्स अपने आइडेंटिकल हो सकता है लेकिन दो डिफरेंट सोर्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते, और जब भी दो डिफरेंट सोर्स आइडेंटिकल नहीं होंगे मतलब कोहेरेंट नहीं होंगे तो वहां पर इंटरफेरेंस आपको कभी दिखेगा नहीं। समझिए, आगे बढ़ते हैं भैया। उसके बाद कह रहे हैं भैया कौन सा, वर्ड चेंज इन द इंटरफेरेंस, what change in the interference pattern in YDSC experiment will you observe when the light of smaller frequency is used। छोटी फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करोगे तो क्या होगा, छोटी फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ बड़ी, वेवलेंथ बड़ी तो मतलब विड्थ बड़ी, अभी बताया था ना मैंने आपको, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है व्हाई आर द कोहेरेंट सोर्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस द सस्टेन इंटरफेरेंस। सस्टेन का मतलब समझ लीजिए, सस्टेन इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसको आप स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हो, उसे हम कहते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस। जो स्क्रीन पर मिल जाए उसे क्या कहते हैं, सस्टेन इंटरफेरेंस। और उसके लिए आपको कोहेरेंट सोर्स होना आवश्यकता क्यों है, क्योंकि भैया आपको पता है भैया कोहेरेंट सोर्स रहेगा तभी आपके cos फाई की एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आएगी, मतलब इंटरफेरेंस फैक्टर रहेगा, और इंटरफेरेंस फैक्टर जब तक रहेगा तब तक इंटरफेरेंस होता रहेगा। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द इंटरफेरेंस चेंज इन YDSC इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज इंक्रीज। देखो क्या करा है, देखिए एंगुलर सेपरेशन, ठीक है, एक तो लीनियर सेपरेशन होता है, एक एंगुलर सेपरेशन होता है। ठीक है, तो लीनियर सेपरेशन क्या होता है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, वही विड्थ के बराबर ही होता है। ठीक है, दो दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच का सेपरेशन वही होता है जो स्लिट विड्थ होती है। कह रहा है अगर देखिए तो लीनियर सेपरेशन है, क्या है ये, लीनियर सेपरेशन में अगर आप डी को हटा दोगे, क्या हटा दोगे, कैपिटल डी हटा दोगे तो बन जाएगा लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, हो जाएगा एंगुलर सेपरेशन। क्या हो जाएगा, बताऊं कैसे हुआ, याद है आपको, नहीं याद है तो देखो, ये स्क्रीन है, ये सेंटर है। ठीक है, पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा। ठीक है, और ये यहाँ पे आपकी स्लिट है। ये नहीं, ये हो गया। अच्छा ये क्या है, बीटा, अब दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन बीटा ही तो कहलाएगा, पता ना। अच्छा ये क्या हो गया, एंगुलर सेपरेशन, बोलो हाँ। आपको पता है कि आपकी जो स्लिट होती है वो स्क्रीन से कैपिटल डी की दूरी पर होती है, ये भी पता होगा आपको, याद है नहीं याद है।
तो उस केस में आप, मैंने ये बताया था कि आपका कैपिटल डी जो होता है बहुत बड़ा होता है, कैपिटल डी बहुत लार्ज होता है, याद है? जब बहुत लार्ज होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, कैपिटल डी, ये भी क्या होगा, कैपिटल डी। ठीक है, समझ गए? समझ गए? नहीं समझा? ये बहुत दूर होने की वजह से, ये चीज जो होती है स्लिट से बहुत दूर होती है, इसलिए ये जो डी होता है ना वही क्या होता है, ये बन जाता है। अब ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपको, सेक्टर ऑफ सर्कल बन गया। क्या बन गया? बीटा की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। आपको एंगुलर सेपरेशन निकालना, तो थीटा क्या होगा आपका, थीटा होता है आर्क अपॉन में रेडियस। आर क्या है बेटा, बीटा है, और रेडियस क्या है, कैपिटल डी है। बीटा क्या है, लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये क्या है, कैपिटल ये, और ये कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी क्या आया, एंगुलर सेपरेशन। क्या आ गया, एंगुलर से कह रहा भैया ये दिया आप कौन सा है, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द इंटरफेरेंस फील्ड चेंज इफ द गाइड एससी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट आपको डिक्रीज करना है। स्मॉल डी की वैल्यू अगर आप कम कर दोगे तो थीटा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप स्मॉल डी को आप चेंज कर दोगे, कम कर दोगे, तो थीटा क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 13वां, a region is illuminated by two sources of light. The intensity I at each point is found to be equal to I1 plus I2, where I1 is the intensity of light at point where the source 2 is absent. अच्छा, and I2 is the intensity similar. ठीक है, are the source as coherent or explain? कह रहा है भैया, क्या कह रहा है पता क्या कह रहा है, कह रहा है कि I1 और I2 दो सोर्स की इंटेंसिटीज है, आपको किसी पॉइंट पर मिला इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, I1 प्लस I2, तो क्या यहां पर इंटरफेरेंस हुआ है, I1 क्या है, अच्छा एक बात बताओ, I1 प्लस I2 है, मतलब इंटेंसिटी है लाइट, ब्राइटनेस दिख रही है अपने को, ब्राइटनेस दिख रही है, और आपको पता है ये I1 प्लस I2 है। अगर कंस्ट्रक्टिव होता तो ये 4I होता, क्या होता, 4I होता, डिस्ट्रक्टिव होता तो कम हो जाता, लेकिन यहां पे नॉर्मल I1 प्लस I2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। यहां पर इंटरफेरेंस फैक्टर की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई आर इक्वल्स टू में, मक्खी बैठी क्या, अब आई आर इक्वल्स टू में क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस फाई। बोला यही होता है। अगर आपका I1 प्लस I2 है, इसका मतलब ये चीज है ही नहीं, इसका मतलब ये 0 है, और ये 0 मतलब कॉस फाई 0 हो गया, और cos फाई 0, इसका मतलब क्या है भैया, फेज डिफरेंस लगातार बदल रहा है, तभी cos फाई की वैल्यू क्या है, 0। समझ गए? तो इसका मतलब यहां पर भैया I1 प्लस I2 अगर कहीं पे मिल रहा है तो ये मत समझना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रखा है, इसका मतलब यह है कि भैया क्या है, यहां पर इंटरफेरेंस हुआ ही नहीं है। इसे कहता है जर्नल इल्यूमिनेशन, अगर आपको याद होगा मैंने एक टर्म लिखा ही है, इसे कहता है जर्नल। एक बल्ब जला है जिसकी इंटेंसिटी I1 है, दूसरा बल्ब जला है जिसकी इंटेंसिटी क्या I2 है, और कुल इंटेंसिटी अगर आपकी I1 प्लस I2 मिल गई है तो इसका मतलब देयर इज नो इंटरफेरेंस टेक प्लेस। हाँ ठीक है, चलो क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 एक बार अटेम्प्ट कीजिए, एक बार जरा मैं उससे मेरा बाहर खड़ा हुआ है। देखिए बेटा, the arrangement used by Thomas Young to produce the interference pattern is shown in the figure below. Justify why these there would be no change in fringe width when the main illuminated slit S is shifted to position S dash। समझ गया भैया, ये जो स्लिट है कह रहा है ये वाला, ये जब यहां पे शिफ्ट कर दिया गया तो कह रहा है भैया फ्रिंज की विड्थ में बदलाव क्यों नहीं आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ ना। क्या आपने कभी फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले में या रिलेशन में पढ़ा है कि आपकी S2 की पोजीशन कहां होनी चाहिए? अच्छा ये सोर्स वाला स्लिट है, हाँ ये इसकी पोजीशन के बारे में इसमें है कहीं पे मेंशन है विड्थ में कि भैया इसकी पोजीशन कहां पर है, तो ये ध्यान रखना स्लिट विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑन दी ऑफ द पोजीशन ऑफ सोर्स। ठीक है भैया,